हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम डेविड ड्रीमन की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी स्टडी करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने काफ़ी सारे मास्टर्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की वीडियो अपलोड करी है चैनल पर। आई होप आपने वो वीडियोस वॉच की होंगी। नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप सारी वीडियोज़ अकॉर्डिंगली वॉच कर पाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, ओके। और जैसे कि बता दूं आपको, बेंजामिन ग्रैहम, वॉरेन बुफे, जॉन टेम्पल्टन, साथ में जॉर्ज सोरोस, तो सारी हम कवर कर रहे हैं। पीटर लिंच, और इसके बाद करेंगे इसकी भी, और हमारी सारी कंप्लीट हो जाएंगी फिर। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है डेविड ड्रीमन की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो डेविड ड्रीमन जो है एक काफ़ी फेमस इन्वेस्टर हैं। उन्होंने कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डेवलप करी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और उनको जो है ही इज़ नोन एज द गाइड माना जाता है। उनको गाइड के तौर पर माना जाता है कि वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए एक गाइड की तरह है। गाइड करते हैं वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर को बिहेवियरल फाइनेंस की फील्ड में। और उनका जो ओपिनियन है वो ये है कि इन्वेस्टर मस्ट मेक इन्वेस्टमेंट इन सच कंपनी विच आर आउट ऑफ देयर प्रेज्यूडिस। इनका कहना ये है कि इन्वेस्टर को तभी इन्वेस्टमेंट, मतलब उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो उनकी प्रेज्यूडिस से बाहर हों। कहने का ये मतलब है कि जिन कंपनीज को वो जानते भी ना हो, जिन कंपनीज के बारे में उनको पता भी ना हो, मतलब कहने का ये मतलब है कि जिन कंपनियों को वो जानते हैं उनके अलावा जिन कंपनीज को वो इतना नहीं जानते, अपने प्रेजुडिस से बाहर होकर जब एक कंपनीज में आप जो है इन्वेस्टमेंट करें, मतलब जिन कंपनीज को वो जानते हैं, जिन कंपनीज के बारे में उनको सब कुछ पता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि कहाँ करें, जो हाँ जिनके बारे में जो कंपनियां एक तरीके से हम कह सकते हैं जो जिन कंपनीज की जो स्टॉक्स की वैल्यू है वो कम हो। आगे हम स्टडी करेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डेविड ड्रीमन ने स्टॉक्स में करी उन कंपनीज में जिनके प्राइसेस क्या थे, डीवैल्यूएशन था, जिनके स्टॉक के प्राइस जो थे वो डीवैल्यूड थे, कम थे। तो ही हैज प्रूव्ड, उन्होंने ये प्रूव किया है कि द सिक्योरिटीज विच आर आउट ऑफ प्रेजुडिस, जो प्रेजुडिस से बाहर होती हैं, जो सिक्योरिटीज एक इन्वेस्टर के प्रेजुडिस से बाहर होती हैं, और द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग दैम विद अ लो प्राइस अर्निंग रेशियो, उनका जो प्रोसेस होता है परचेज करने का उन सिक्योरिटीज़ को, उनकी प्राइस अर्निंग रेशो जो होती है काफ़ी लो होती है। मतलब उन कंपनीज की सिक्योरिटीज़ जो है वो जो कंपनीज होती हैं उनकी प्राइस अर्निंग रेशो काफ़ी कम होती है, या फिर जिनकी प्राइस बुक वैल्यू रेशो बहुत कम है, प्राइस कैश फ्लो रेशो जो है काफ़ी कम है। तो उन्होंने उन सिक्योरिटीज़ को परचेज करा, उन कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ को परचेज करा। और ऐसी सिक्योरिटीज़ जो लगातार मार्केट एफिशिएंसी में डिफीट हो रही हैं, यानी कि उनकी वैल्यू जो है वो घट रही है। तो अब इन्वेस्टमेंट इन सच सिक्योरिटी हैज बीन नेग्लेक्टेड बाय ड्रीमन हुज प्राइसेस आर राइजिंग। मतलब ड्रीमन ने उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं जिनके प्राइस बढ़ रहे थे, या इन्वेस्टर्स उनको उन सिक्योरिटीज को परचेज करने में काफ़ी इंटरेस्टेड थे उस टाइम पे। तो ड्रीमन ने वो वाली सिक्योरिटीज परचेज करी ही नहीं। ड्रीमन ने उनके अगेंस्ट अपोजिट चले, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। ड्रीमन ने उन सिक्योरिटीज को परचेज किया जो ट्रेंड में थी ही नहीं, जिनमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट था ही नहीं। तो अब ड्रीमन ऑपरेट अगेंस्ट द प्रिवेलिंग मार्केट। ड्रीमन जो है वो मार्केट में जो चल रहा है उसके अगेंस्ट चल रहे थे। एंड मेक इन्वेस्टमेंट दो सिक्योरिटीज इन विच द अदर इन्वेस्टर डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट। और वो उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जिसमें किसी और इन्वेस्टर का कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। तो ड्रीमन सर्चेज आउट सच स्टॉक फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट विच हैव गॉट डिफीटेड इन द मार्केट। तो ड्रीमन उन सिक्योरिटीज को खोजते थे जो मार्केट में हार चुकी हैं, डिफीट हो चुकी हैं, और उन्होंने अनपॉपुलैरिटी काफ़ी है, मतलब वो पॉपुलर भी नहीं है वो सिक्योरिटीज़। तो ड्रीमन का एक व्यू था कि दैट अ चेंज इन मार्केट कंडीशन, उनका मानना ये था कि जब मार्केट कंडीशन में चेंज आएगा तो उन सिक्योरिटीज़ के प्राइस ज़रूर बढ़ेंगे। तो ड्रीमन की ये होप थी, ड्रीमन का ये पॉइंट ऑफ व्यू था। तो अब सफिशिएंट प्रॉफिट जो है कैन बी अर्नड, उन्होंने कहा कि सफिशिएंट प्रॉफिट हम कमा सकते हैं बाय सेलिंग दीज स्टॉक्स। अब इवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैसे करते थे वो, उनको मतलब ड्रीमन को कैसे पता
कि इस सिक्योरिटी का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा। अभी भले ही इस सिक्योरिटीज की डिवैल्यूएशन है, बट इस सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ेगा फ्यूचर में। तो कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर वो ये आकलन करते थे, इवैल्यूएशन करते थे। नंबर 1 वो देखते थे कि प्राइस अर्निंग रेशो और ये प्राइस कैश फ्लो रेशो, प्राइस बुक वैल्यू रेशो, और ये सब जो है उनका कहना था कि ये मस्ट बी 20% लेस देन द मार्केट। मतलब उन कंपनीज की ये जो रेशोज हैं ये 20% मस्ट बी 20% लेस देन द मार्केट, 20% से कम होनी चाहिए। उसके बाद अर्निंग कैपेसिटीज जो है सिक्योरिटीज की या स्टॉक मार्केट की मस्ट बी इन अ पोजीशन टू इंक्रीज ऑन क्वार्टरली बेसिस। मतलब उन सिक्योरिटीज की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो मस्ट बी इन अ पोजीशन, वो इस पोजीशन में होनी चाहिए जिससे क्वार्टरली बेसिस पे उनका इंक्रीमेंट जरूर होना चाहिए, हर 3 महीने में उनमें इंक्रीमेंट जरूर आना चाहिए। साथ में पे आउट रेशो जो है वो 40 to 80% में होनी चाहिए। डेट इक्विटी रेशो जो है वो 0 होनी चाहिए, डेट इक्विटी रेशो आप समझ रहे हैं। और करंट रेशो जो है वो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये पैरामीटर्स वो देखते थे और फिर वो किसी भी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते थे। डेट इक्विटी रेशो इन द सेंस ये होता है कि एक कंपनी ने कितना डेट ले रखा है, राइट, उसकी डेट इक्विटी रेशो जो है वो 0 होनी चाहिए। उनके कहने का ये मतलब है क्योंकि अगर किसी कंपनी ने ज़्यादा डेट ले रखा है तो वो इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा पहुंचाएगी, क्या डिविडेंड देगी। और साथ में पे आउट रेशो भी बोला ही है उन्होंने कि 40 to 80% तो होनी ही चाहिए। और करंट रेशो जो है वो 2 से ऊपर होनी चाहिए। करंट रेशो का मतलब पता है ना, करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, है ना। तो उन्होंने कहा है कि वो 2 होनी चाहिए। 2 इन द सेंस कि करंट एसेट ज़्यादा होनी चाहिए। अगर करंट एसेट 4 है और करंट लाइबिलिटी 2 है तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि करंट एसेट ज़्यादा होनी चाहिए बजाय कि करंट लाइबिलिटी के, है ना। तभी तो एक इन्वेस्टर को फ़ायदा होएगा। उसके बाद फिलॉसफी की बात करें तो ड्रीमन वैल्यू मैनेजमेंट, फिलॉसफी की बात करें तो ड्रीमन हैज़ प्रेजेंटेड हिज आइडिया अंडर द फिलॉसफी ऑफ ड्रीमन वैल्यू मैनेजमेंट। तो ड्रीमन ने अपने आइडियाज़ को एक फिलॉसफी में प्रेजेंट किया है। उन्होंने कहा है कि वी मेक इन्वेस्टमेंट इन सच डी वैल्यूड कंपनीज विच हैव स्ट्रॉन्ग बेसिस। हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमें उन डी वैल्यूड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिनके बेसिस स्ट्रॉन्ग हो। भले ही उनके स्टॉक्स अभी डिवैल्यूड है बट फ्यूचर में क्योंकि उनका बेस स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर में उनके प्राइजेस ज़रूर बढ़ेंगे। और रिटर्न, हिस्टोरिकल अर्निंग ग्रोथ जो है वो टेंडेंसीज। तो अब ड्रीमन का ये व्यू था दैट वी मेक इन्वेस्टमेंट इन साउंड कंपनीज। हमें जो है साउंड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हमें उनके स्टॉक प्राइस को नहीं देखना, हमें उनकी साउंडनेस को देखना है कि अगर कोई कंपनी, मान लो अगर कोई कंपनी के भले ही स्टॉक प्राइजेस की वैल्यू काफ़ी अच्छी है मार्केट में और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी है उसमें, बट क्योंकि जो है उस कंपनीज पे डेट बहुत सारे हैं और करंट रेशो भी है जो 2 से कम है, तो ऐसी कंपनीज के भले ही स्टॉक प्राइजेस ज़्यादा हों बट उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो साउंडनेस है, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो तो सही नहीं है ना। तो इसीलिए ड्रीमन का ये मानना है कि आपको कंपनी की साउंडनेस चेक करनी है और फिर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि भले ही आज की डेट में उनकी स्टॉक की वैल्यू कम हो लेकिन फ्यूचर में ज़रूर बढ़ेगी क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग बेसिस पर वो इवैल्यूएट करते थे और फिर इन्वेस्टमेंट करते थे। तो आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज मोर स्ट्रॉन्ग विद रिगार्ड टू कंपनीज फॉर विच आवर एनालिसिस ऑफ देयर फ्यूचर कंडीशन इज मोर सर्टेन। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपनीज के लिए फॉर विच आवर एनालिसिस ऑफ देयर फ्यूचर कंडीशन इज मोर सर्टेन। मतलब उन कंपनीज का फ्यूचर की कंडीशन जो है वो सर्टेन होती है, तभी आपको उसी कंपनी में जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि आप एनालिसिस करते हो, आप देखते हो कि फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा कर पाएगी भी या नहीं, तभी तो आपको फ़ायदा होगा एज अ इन्वेस्टर। डेवलपमेंट ऑफ अ साउंड स्ट्रैटेजी, डेवलपमेंट ऑफ अ साउंड स्ट्रैटेजी इज हेल्पफुल इन अवॉइडिंग द बैंकरप्सी। ऑब्वियसली अगर एक कंपनी साउंड है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो बैंकरप्सी नहीं होगा, यानी कि वो कंपनी कभी इंसॉल्वेंट नहीं होगी तो फिर अच्छे ही चलेगी, है ना।
तो ड्रीमन के अकॉर्डिंग मार्केट आर नॉट परफेक्टली एफिशिएंट, मार्केट कभी भी एफिशिएंट नहीं होता ड्रीमन के अकॉर्डिंग। मार्केट की कंडीशन जो है वो बिहेवियरल साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करती है, इन्वेस्टर की एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करती है, उनके रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है, चाहे वो फेवरेबल हो एंड अनफेवरेबली करती है। तो सच एन एफिशिएंट फंडामेंटल एनालिसिस हैज ऑल्सो बीन इम्प्लीमेंटेड बाय ड्रीमन। तो इस तरीके का फंडामेंटल भी वो करते थे, अकॉर्डिंग टू विच द परचेज ऑफ सच स्टॉक इज गिवन प्रेफरेंस। और फिर वो प्रेफरेंस जो है अपनी बताते थे कि इन स्टॉक्स को खरीदना ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे उस स्टॉक को, क्योंकि वो अर्निंग कैपेसिटी भी देखते थे और एज वेल एज वो फाइनेंशियल साउंडनेस भी देखते थे कंपनी की, कि हाँ भाई पॉसिबिलिटी है या नहीं है फ्यूचर में इस स्टॉक के बढ़ने की। ऐसा थोड़ी बिना सोचे समझे कर दिया। तो ये थी ड्रीमन की स्ट्रैटेजी। आई होप बिल्कुल क्लियर होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।